सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही ट्रेंड्स यहां पर डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाले वीक में और क्या पॉसिबिलिटीज है इन अ लॉन्ग रन विद ऑल दी डिटेल्स, ऑल दी इंफॉर्मेशन जो कि इस समय अवेलेबल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। सब्सक्राइब जरूर करना, अगर पहली बार आए हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले आएंगे आपके मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, जिन्होंने रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ा टारगेट दिया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने यहां पर लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बताते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रिकमेंडेशन करा है बाइंग का फॉर लॉन्ग टर्म, और टारगेट कितना रखा है 365 का। अब आपको एक चीज पता है, काफी लंबे टाइम से मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स का आपको जो टारगेट देखने को मिलता है जियो फाइनेंशियल में वो 360 से 350 के बीच में देखने को मिलता है। फिर चाहे जब आपका प्राइस था अराउंड 315-20 के आसपास, जब आपका प्राइस था तब भी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 360 और 65 के बीच में ही देखने को मिल रहे थे। और अभी भी जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलरेडी इतनी गिरावट हो चुकी है, अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट इन अ लॉन्ग टर्म 365 तक के ही है। अब आप कहोगे भाई यहां पर मेरी एंट्री है, आप कहोगे भाई यहां मेरी एंट्री है। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट एक्सपर्ट्स का 365 मानना है तो भाई मुझे क्या मिलने वाला है और मुझे क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इसको यहां पर समझेंगे। लेकिन जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने यह भी कहा है कि जो कंपनी का इकोसिस्टम है वो मेजॉरिटी पेरेंटल रिलायंस ग्रुप से बनता है। तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पार्टनरशिप्स को भी देखते हुए और उसका पेरेंट रिलायंस ग्रुप को भी देखते हुए कंपनी में आगे जाकर के और अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। बट ये चीज आप कई बार सुन चुके हो कि लॉन्ग टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म ले लो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और रेंज आपकी वहीं घूम फिर करके आ जाती है 230, 360, 230, 360। अभी आते हैं उस पॉइंट के ऊपर भी। ये वाला पैराग्राफ अगर आप लोग चाहो तो उसको रीड कर लेना। जियोजीत फाइनेंशियल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 335 से 340 इंपॉर्टेंट बेस लाइन मार्क करके दी है। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ये रेशियोज आप देख रहे हो यहां पर, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज। किसी भी कंपनी में ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं, हम इन चीजों को नहीं देखते क्योंकि यहां पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि ये आखिर में है क्या। यहां आप ज्यादा दिमाग ना भी लगाओ तो भी चलेगा, आप सिर्फ दो चीजें देख लो, डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल डेज। बस ये दो पॉइंट्स को हम यहां पर इवैल्यूएट करेंगे और इन दो चीजों से ही समझेंगे कंपनी में क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। अब डेटा डेज कंपनी के बहुत बढ़िया है, 113 से मार्च 2025 का डाटा जो अभी अवेलेबल है, मात्र 3 ही कंपनी के डेटा डेज है। लेकिन अगर आप तीसरे पॉइंट पर आते हो, वर्किंग कैपिटल, 3644 से कंपनी का वर्किंग कैपिटल गिरता गिरता -37 पर है। अकॉर्डिंग टू मार्च 2025 का डाटा -35 का वर्किंग कैपिटल कंपनी का बना हुआ है, जो कि बहुत बुरा सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए, और ये चीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में है। लेकिन अब ये वर्किंग कैपिटल जो है ये नेगेटिव में कंपनी का क्यों देखने को मिल रहा है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, और मोर एक्यूरेटली अगर आप देखोगे तो नेगेटिव कैश फ्लो इंडिकेट करता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी के जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट स्केलिंग बार बार करनी पड़ती है क्योंकि कंपनी नए बिजनेसेस की तरफ जा रही है। आप लोगों ने मेरा ये वाला ग्राफ ना कई बार देखा होगा मेरे चैनल पर। अगर रेगुलर आए हो तो अच्छी बात, अगर पहली बार आए हो तो शायद आप पहली बार ही इन तीन टर्म्स को देख रहे होगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। मैंने कई बार आपको बताया, डाइवर्सिफिकेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जियोजीत फाइनेंशियल ने जो अभी टारगेट दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेते हुए लॉन्ग टर्म के अंदर, उसमें ये 3 पॉइंट्स को मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी लगातार डाइवर्सिफाई कर रही है, मतलब अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रही है, जहां पर कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है टाइमली, और साथ में फंडिंग अगर कंपनी करती है तो वहां पर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। जियोजीत फाइनेंशियल ने यही कहा है कि कंपनी जितना डाइवर्सिफाई करती है और वहां पर जितना कंपनी फंड इन्फ्यूज करती है बिजनेसेस को रन करने के लिए, उतना ही बेनिफिट कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पर जाता है, यानी कि रेवेन्यूज कंपनी के बढ़ते हैं। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपको यही चीज देखने को मिली भी है। एक बार यहां पर आओ, ये है कंपनी का क्वार्टरली डाटा।
इस क्वार्टरली डाटा में आपको नजर आता है कि कंपनी ने एक लंबा समय बिताया 400 करोड़ की रेंज के बीच में। जब कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर बढ़िया रहता था, वो था सितंबर का क्वार्टर। सिंस अंटिल 2024 सितंबर कंपनी का सिर्फ यही एक क्वार्टर था जो बहुत बढ़िया होता था। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखोगे, कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ शो किया है। यहां आपको रिवेन्यूज पर भी वो ग्रोथ नजर आ रहा है, 106%, 47%, 42%। पिछले 3 क्वार्टर रिवेन्यू ग्रोथ में कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गए हैं। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी यही कहा है कि कंपनी का रिवेन्यू आगे जाकर के और इंप्रूव होगा। लेकिन आप कहोगे भाई अगर इतनी सारी चीजें तू पॉजिटिव बता रहा है तो फिर क्यों गिरावट हमको देखने को मिलती है? उसके पीछे रीजन आते हैं कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट। ये एनुअल ग्रोथ है जो कि कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर में से मात्र एक ही क्वार्टर में पॉजिटिव था। उसके अलावा बाकी के 2 कंपनी के नेगेटिव ग्रोथ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको मालूम होने चाहिए। अब मैं आपके पास आता हूं एक पॉइंट पर, इसके चार्ट पर आते हैं एक बार। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पिछले 1 सवा साल का चार्ट पैटर्न। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक में बड़ा फॉल मिला, फिर जहां से गिरा था वहीं तक आपको तेजी देखने को मिली। फिर भैया जहां तक गिरा था इस समय उसके बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है 238 के इंपॉर्टेंट बेस के पास में, 238 के इंपॉर्टेंट बेस के पास में स्टॉक कहीं ना कहीं घूम रहा है। अब भाई ये हुआ क्यों? अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे होगे आज से 2 साल पहले, तो आपको मिला एक बड़ा धोखा, क्योंकि 2 बार आपके प्राइस तक स्टॉक जरूर गया लेकिन दोनों बार ही आपको फॉल बड़ा भी देखने को मिला। यानी आपको कुछ भी नहीं मिला है अगर आप इसमें टॉप पर इन्वेस्ट करके बैठे हो, आपको बल्कि 2 बार बड़े बड़े फॉल नजर आए हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर रिबाउंड बार बार करता देखने को मिल रहा है? एक आसान तरीका है अभी के समय कहना कि भाई मार्केट गिर रहा है ना, इसी वजह से ये भी गिर रहा है। सभी स्टॉक गिरेंगे तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं गिरेगा? क्या यही एक रीजन हो जाता है? मार्केट एक टाइम पर बहुत बढ़िया बुल रन दे रहा था, क्या आपको पता है? 79,000 से लेकर के सेंसेक्स आपका लगभग 85,000 पॉइंट्स तक चला गया था। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उस समय सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा था, वो भी तोड़ते हुए 320 को तोड़ते हुए लगभग 290 तक। तो भैया जब मार्केट बुल में था 79,000 से 85,000 तक आपको मार्केट अच्छा देखने को मिल रहा था, तब भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अब मार्केट गिर रहा है तो उसकी गिरावट पर भी देखने को मिल गया। वेयर आज जब कंपनी ने अच्छे रिवेन्यू दिए तब भी गिरावट आई। इसका मतलब यह है कि जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, डेटर डेज, वर्किंग कैपिटल और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, यहीं पर ही कहीं ना कहीं इशू कंपनी पर देखने को मिलता है। यानी यहां पर जब जब कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है तब तब आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी तक हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अभी मैं शॉर्ट टर्म पर नहीं आया हूं, ठीक है? अब एक बार यहां पर आओ कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ पे। ये वो टाइम था जब कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, क्योंकि यहां पर कंपनी का ग्रोथ 1% से सीधा 14% तक गिर गया था। आप इसको चार्ट पर जाकर के रखोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने कई वीडियोस में आपको पहले भी बताया है। सितंबर 2024 इस टाइम पर आपको बढ़िया रिटर्न्स मिले, और सॉरी जून और सितंबर के बीच में यहां आपको रिटर्न्स मिले। उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर कंपनी का बहुत बुरा, मात्र 6% का ही ग्रोथ, तो कंपनी में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहां पर देखो, यहां वो टाइम था जब कंपनी ने दिसंबर के क्वार्टर दिए और आपको बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके बाद कंपनी मार्च और फिर जून के क्वार्टर देती है 2025, जहां पर आपको कंपनी में बढ़िया ग्रोथ दिखा, 6 से 18 और फिर 47%। और इस टाइम पर आपको स्टॉक पर बढ़िया रैली देखने को मिल जाती है। उसके बाद सितंबर क्वार्टर कंपनी का अचानक से लगभग 5% रिवेन्यू ग्रोथ गिरता है और कंपनी का मात्र 1% का प्रॉफिट ग्रोथ रहता है, तो स्टॉक में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ तो बढ़ा लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव में चला जाता है, तो उसकी वजह से आपको एक फॉल देखने को मिलता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ऑल्दो उस गिरावट को और भी बड़ा बना देता है आपका मार्केट का बेयरिश, ठीक है? ये सब हो गई आपकी लॉन्ग टर्म की बातें। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, यहां पर इधर देखना एक बार, आपका होल्डिंग पैटर्न पर एफआईआईज की लगातार सेलिंग आपको देखने को मिल रही है जब से कंपनी लिस्ट हुई है।
21% से एफआईज आज की डेट में भी सेलिंग कर रहे हैं सिंस दिसंबर 2025, जो हमारा पास लास्ट डाटा है वहां पर भी आपके एफआई सेल कर रहे हैं। वेयर एज डीआईएस की भी सेलिंग थी जब कंपनी शुरुआत में लिस्ट हुई थी जून 2024 तक, लेकिन जून सितंबर 2024 तक भी, लेकिन उसके बाद से डीआईएस लगातार थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी कर रहे हैं। पब्लिक के पास स्टिल 25-26% के आसपास की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है। होल्डिंग पैटर्न पर भी इशू है, लेकिन सिर्फ दिक्कतें यही खत्म नहीं होती, कंपनी में आपको जो है इसका रेशियोज भी बिगड़ते देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ईपीएस में नजर आएगा, कंपनी का ईपीएस फ्लैट है, कोई बड़ा इंप्रूवमेंट कंपनी के ईपीएस पर नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बहुत बुरा चलता है, या तो माइनस या जीरो या फिर 1% के आसपास, 1%, बस इतना ही। वेयर आज अगर हम कंपनी का पी रेशियो या फिर प्राइस टू बुक रेशियो पे अगर आप कंपनी का देखोगे तो वो भी आपको एक हायर रेंज पर ट्रेड करता देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का बेस्ट पी या प्राइस टू बुक रेशियो भी अगर आप जाकर के देखोगे, अभी ये पी रेशियो है तो आपको नजर आता है अराउंड 78 के पास में कंपनी का पी रेशियो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। अभी भी कंपनी एवरेज के ऊपर के पी पर काम कर रही है, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती है कंपनी के लॉन्ग टर्म के अंदर। अब आते हैं आपके शॉर्ट टर्म में। 16.5 का एमएफआई है, 26.2 का आपका आरएसआई है। टेक्निकली स्टॉक बहुत बुलिश है। अभी जो मैंने आपको कंपनी के रिजल्ट्स दिखाए, मैंने आपको यहां पर यह बताया है कि जब कंपनी बढ़िया रिजल्ट्स दे रही है तब आपको स्टॉक पर रैली देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी फिर खराब रिजल्ट देती है तो वापस से स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है। ये चीजें मतलब आपको इंडिकेट करती है कि स्टॉक बार बार रीबाउंड करता है। अपने रिजल्ट्स की वजह से कंपनी बार बार फॉल लेकर के आ रही है, बार बार तेजी लेकर के आ रही है। इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई किस रेंज के बीच में मुझे एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। जब तक कंपनी अपने रेगुलर क्वार्टर्स के अंदर सिमिलर ग्रोथ या फिर बढ़ते हुए ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप या बढ़ते हुए ग्रोथ प्रॉफिट परसेंटेज स्टेप बाय स्टेप नहीं लेकर के आती, तब तक हम यहां पर इसी तरह रीबाउंड करते देखने को मिलेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इस समय का शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न। 238 ये एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, यहां से स्टॉक ने एक बार ब्रेकआउट दिया है। ऑल दो पिछले 3 सेशन 238 के आसपास स्टॉक ने स्टेबिलिटी शो करी है। लास्ट सेशन की कैंडल ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेल को इंडिकेट करती है। भैया यहां क्या पॉसिबिलिटी बनती है? 239 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। क्या हमें आने वाले सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है? इस फ्लैट ओपनिंग का रीजन क्या है? इस फ्लैट ओपनिंग का रीजन है कि आपके जियोपॉलिटिकल टेंशंस है ना, वो थोड़ी बहुत स्मूथ यहां पर हुई है, थोड़ी बहुत सॉफ्ट हुई है। अगर वो चीजें सॉफ्ट है, इसका मतलब ये है कि मंडे के दिन पॉसिबिलिटी है आपको 238 के बेस लाइन के पास एक फ्लैट ओपनिंग होती देखने को मिले। अब ये फ्लैट ओपनिंग, क्या ग्लोबल कंडीशंस उस समय सही रहेंगी कि यहां पर बायर को लेकर के जा सके? ऑल दो 238 पिछले 3 सेशन में सस्टेन किया जरूर है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बुलिश नहीं आ रही, क्लोजिंग सेलर की तरफ आ रही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम सब चीजों को इवैल्यूएट करेंगे यहां पर, तो एक फ्लैट ओपनिंग आपको जरूर देखने को मिल सकती है, बट शायद 238 के नीचे आपको सेलर ज्यादा एक्टिव करते देखने को यहां पर मिले और 238 गिराते देखने को मिले। 238 पर सस्टेन नहीं करता है तो फिर आपको एक वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पर। और अगर आप इसके पुराने चार्ट पर जाकर के देखोगे तो आपको नजर आएगा 238 से लेकर के 232 के बीच में आपका ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, और 232 के नीचे 228 आपका नेक्स्ट क्रूशियल बेसलाइन बनता है। तो ये कंडीशन इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पर। आई होप कि यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर जाकर के चेकआउट करना। मिलता अगले वीडियो में।